भारत की राजधानी दिल्ली एक ऐसा शहर जो कभी सोता नहीं है। लेकिन 1 जुलाई साल 2018 की उस सुबह दिल्ली का एक कोना हमेशा के लिए गहरी नींद में सो गया था। बुराड़ी का संत नगर इलाका, गली नंबर 2, मकान नंबर 137। वो जो बाहर से देखने पर एक आम सा 2 मंजिला घर था, सफेदी पुता हुआ घर। बालकनी में कपड़े सूख रहे थे। लेकिन उस घर की दीवारों के अंदर जो हुआ था, उसने इंसानियत, विज्ञान और धर्म, इन तीनों को कटघरे में खड़ा कर दिया। पुलिस जब उस घर के अंदर दाखिल हुई तो मंजर देखकर पुलिस वालों को उल्टियां आ गई। कई पुलिस वालों के हाथ कांपने लगे। छत पर लगे लोहे के जाल से एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 10 लाशें लटकी हुई थी। ठीक वैसे जैसे बरगद के पेड़ की जड़ें लटकती हैं। सबकी आंखों पर पट्टियां थी, सभी के कानों में रुई थी, सभी के मुंह पर टेप था, हाथ पीछे बंधे थे। और 11वीं लाश घर की सबसे बुजुर्ग महिला की थी, जो दूसरे कमरे में जमीन पर पड़ी थी। उस घर में ना चोरी हुई, ना डकैती, ना किसी के जबरदस्ती घुसने के निशान मिले। लेकिन एक ही रात में एक पूरा वंश खत्म हो गया। मीडिया ने इसे जादू टोना कहा, पड़ोसी इसे हत्या मान रहे थे, लेकिन सच इन सब से कहीं डरावना था। सच छुपा था उस घर के मंदिर में रखे 11 रजिस्टरों में। सच छिपा था घर की दीवार से निकले उन 11 रहस्यमयी पाइपों में। और आज हम बुराड़ी कांड की फाइल को एक बार फिर से खोलने वाले हैं। हम उस रात का एक मिनट आपको बताने वाले हैं। हम आपको यह बताने वाले हैं कि कैसे एक पढ़े लिखे परिवार ने अपनी मौत की स्क्रिप्ट को लिखा। आज हम ले चलेंगे मौत के उस मकान में जिसे दुनिया हाउस ऑफ सीक्रेट्स के नाम से जानती है। इंसिडेंट डेड बॉडीज ONF 11 मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली। दिल्ली के बुरादे इलाके से आ रही है 3 जनरेशन लिविंग इन वन रूफ। क्वाइट टिपिकल फैमिली। इस कहानी को समझने के लिए हमें मौत से थोड़ा पहले जिंदगी की तरफ चलना होगा। भाटिया परिवार पड़ोसियों की नज़र में यह एक आदर्श परिवार था। इस घर की सबसे बुजुर्ग सदस्य थी नारायणी देवी, जिनकी उम्र 77 साल थी। उनके 2 बड़े बेटे थे, बड़ा बेटा भावनेश भाटिया और छोटा बेटा ललित भाटिया। भवनेश की पत्नी सविता और उनके 3 बच्चे थे, नीतू, मोनू और ध्रुव। ललित की पत्नी टीना और उनका 15 साल का बेटा शिवम। इसके साथ ही नारायणी देवी की विधवा बेटी प्रतिभा और उनकी बेटी प्रियंका भी वहीं रहती थी। कुल मिलाकर 11 लोग थे। ये परिवार बहुत धार्मिक था। ललित और भावनेश की प्लाईवुड और परचून की दुकान थी। घर में कभी ऊंची आवाज़ में यहाँ झगड़ा नहीं होता था। बच्चे पढ़ाई में होशियार थे। प्रियंका एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी नौकरी कर रही थी। सब कुछ इतना सामान्य था कि कहीं शक की गुंजाइश नहीं थी। बल्कि घटना से ठीक 15 दिन पहले 17 जून को घर में एक बड़ा जश्न मनाया गया। प्रियंका की सगाई हुई थी। घर में डीजे लगा था। ललित भाटिया, जो इस पूरे कांड का केंद्र था, वह इस वीडियो में पंजाबी गानों पर नाचता हुआ दिखाई पड़ा था। प्रियंका अपनी शादी को लेकर उत्साहित थी। वो अपनी शादी के लिए शॉपिंग कर रही थी। फिर सवाल यहीं से उठता है कि जिस घर में शहनाई बजने वाली थी, वहां पर मातम कैसे पसर गया? क्या कोई बाहर से आया था या कातिल घर के अंदर मौजूद था? इस कहानी को समझने के लिए आपको 11 पाइपों के गहरे रहस्य को समझना पड़ेगा। क्योंकि पुलिस इस घर में जब जांच के लिए पहुंची तो एक अजीब चीज पर उनकी नजर पड़ी। घर की बाहरी दीवार पर 11 प्लास्टिक के पाइप निकले हुए थे। इन पाइपों का वहां होने का कोई लॉजिक नहीं था। ना कोई बाथरूम था, ना किचन, ना वेंटिलेशन की जरूरत। सबसे ज्यादा रोंगटे खड़े करने वाली बात यह थी उन पाइपों की बनावट। 11 पाइप में से 7 पाइप नीचे की तरफ मुड़े हुए थे। 4 पाइप सीधे थे, ठीक उसी तरह जैसे मरने वालों में 7 महिलाएं और 4 पुरुष। क्या यह महज इत्तेफाक था? जब उस मिस्त्री को पुलिस ने पकड़ा जिसने पाइप लगाया था, तो उसने बताया कि ललित ने ही उसे यह पाइप लगाने के लिए कहा था। ललित ने कहा था कि इनसे हवा पास होगी। लेकिन लोगों का बाद में यह मानना था कि यह पाइप आत्माओं के आने जाने का रास्ता था। ललित को शायद ये लगता था कि रस्म पूरी होने के बाद जब उनकी आत्मा शरीर से बाहर निकलेगी तो इन्हीं संगीत रास्तों से सफ़र करेगी। हालांकि पुलिस इसे अंधविश्वास मान रही थी, लेकिन यह इत्तेफाक आज भी एक अनसुलझा सा रहस्य बना हुआ है। पुलिस ने जब गली में लगे CCTV कैमरों को खंगालना शुरू किया तो जो देखा उसने हत्या की थ्योरी को लगभग खारिज कर दिया। फुटेज में दिखाई पड़ा कि घटना वाली रात यानी 30 जून की रात कोई भी बाहरी व्यक्ति घर में नहीं घुसा, बल्कि परिवार के लोग खुद अपनी मौत का सामान लाते हुए दिखे। रात के 10 बजे घर की बहू नीतू और बेटा स्टूल लाते हुए दिखाई पड़े।
वही स्टूल जिन पर चढ़कर उन्होंने फांसी लगाई। थोड़ी देर बाद ललित का बेटा शिवम बिजली के तार लेकर आया, वही तार जिनसे हाथ बांधे गए। रात के 10:40 पर डिलीवरी बॉय 20 रोटियां लेकर आया। फुटेज में परिवार का व्यवहार एकदम शांत था। कोई घबराहट नहीं, कोई डर नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी सामान्य पूजा की तैयारी कर रहे हो। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि जैसे ये उनकी अंतिम रात की कहानी है। पुलिस इस घर के अंदर सबूत खोजती है, तभी घर के मंदिर के पास ड्रम में रखे 11 रजिस्टर मिलते हैं। जब पुलिस ने पढ़ना शुरू किया तो कहानी पूरी तरह पलट गई। ये रजिस्टर 2007 से लिखे जा रहे थे, 11 साल से। इन डायरियों को लिखने वाला कोई और नहीं था बल्कि छोटा बेटा ललित भाटिया था, लेकिन लिखावट अलग अलग थी। कभी नीतू लिखती, कभी प्रियंका, लेकिन शब्द ललित के थे। कहानी 2004 में शुरू होती है। ललित के साथ एक हादसा होता है। कुछ लोगों ने उसे बुरी तरह मारा था और एक दुकान ने बंद कर दिया था। इस हादसे में ललित की आवाज़ चली गई थी, वह गूंगा हो गया था। साल 2007 में ललित के पिता भोपाल सिंह की नेचुरल डेथ हो गई। ललित अपने पिता के बेहद करीब था। पिता की मौत ने उसे तोड़ दिया, लेकिन पिता के 13वीं वाले दिन एक चमत्कार हुआ। ललित अचानक से ओम का जाप करने लगा और उसकी आवाज़ वापस आ गई। उसने परिवार को बताया कि डैडी यानी भोपाल सिंह की आत्मा उसके अंदर आ गई। धीरे धीरे ललित की आवाज़ बदल जाती है। वो पिता की तरह भारी आवाज़ में बात करने लगा। वो पिता की तरह डांटने लगा। परिवार जो पिता की मौत से दुखी था, उसे लगा कि पिताजी वापस आ गए, और यहीं से वह मानसिक खेल शुरू होता है जिसे विज्ञान की नज़र में शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर कहते हैं। यानी पागलपन एक आदमी को था, लेकिन धीरे धीरे पूरा परिवार उस पागलपन संगीत का शिकार हो गया। डायरी के पन्नों में जो लिखा था वो किसी हॉरर फिल्म की स्क्रिप्ट जैसा था। ललित जो बोलता था, घर वाले उसे भगवान का आदेश मानकर डायरी में घर के हर छोटे बड़े फैसले लिखे थे, जैसे किस दिन क्या सब्जी बनेगी, दुकान कितने बजे खुलेगी, किसको किससे बात करनी है। हैरानी की बात यह थी कि जब परिवार ने ललित यानी डैडी की बात मानी तो उनकी आर्थिक तरक्की हुई, उनकी दुकान चल पड़ी, घर में पैसा आने लगा, प्रियंका की सगाई हो गई। इसलिए उनके विश्वास को अंधविश्वास में बदल दिया था। उन्हें लगा कि डैडी की आत्मा ही उनका भला कर रही है। और फिर आया 24 जून 2018 का दिन। डायरी में एक आखिरी रस्म का जिक्र हुआ, बड़ तपस्या। इस डायरी में लिखा था कि 7 दिन बाद विशेष पूजा होगी। अगर तुम ये पूजा करोगे तो डैडी तुम्हें साक्षात दर्शन देंगे और अपार शक्तियाँ मिल जाएंगी। 30 जून की रात परिवार ने बाहर से रोटियां मंगवाई। सब ने मिलकर खाना खाया। ये उनका आखिरी खाना था। रात के करीब 11 बजे प्रियंका ने अपने मंगेतर से बात की। उसने कहा कि वह शादी की शॉपिंग के लिए काफ़ी एक्साइटेड है। रात के 12 बजे ललित ने रस्म शुरू की। डायरी में लिखा था कि रात के 1 बजे जब धरती सो जाएगी तब ये क्रिया कर रही है। सबके हाथ उनकी अपनी धोती या चुन्नी से बंधे जाएंगे। मुंह पर टेप और आंखों पर पट्टी अच्छे से बांधनी है ताकि ना कुछ दिखाई पड़े ना कुछ सुनाई पड़े। मन में डैडी का ध्यान कर रहा है। ललित ने सबको यकीन दिला दिया था कि यह मौत नहीं है। डायरी के ये शब्द डरावने हैं कि जब तुम लटकोगे तो तुम्हें झटका लगेगा, लेकिन तुम घबराना मत। जैसे ही फंदा टाइट होगा, धरती हिलेगी, आकाश कांपेगा और डैडी तुम्हें आकर बचा लेंगे। तुम्हारे गले का फंदा फूलों का हार बन जाएगा। अब आप ज़रा सोचिए उस मनोविज्ञान को। घर के 15 साल के बच्चे ध्रुव और शिवम, जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे थे, स्मार्टफोन चला रहे थे, उन्होंने भी बिना किसी सवाल के अपने हाथ बंधवा लिए, मुंह पर टेप लगवा लिया, क्योंकि उनका ब्रेन वॉश इस हद तक हो चुका था कि ललित की बातों पर अपनी जान से ज़्यादा भरोसा था। हॉल की छत पर लगे लोहे के जाल में 10 फंदे लगाए गए। नीचे 5 स्टूल रखे गए। एक स्टूल पर 2 लोग चढ़े, हाथ बंधे हुए, कानों में रुई, आंखों में पट्टी, और फिर एक इशारे पर सबने पैरों से स्टूल हटा दी। शायद वो सभी 1 मिनट तक हवा में झूलते रहे होंगे, इंतज़ार करते रहे होंगे कि डैडी आएंगे, कोई चमत्कार होगा, लेकिन कोई नहीं आया। सांसें रुकती गई, शरीर तड़पता गया, लेकिन हाथ बंधे होने की वजह से कोई बचा नहीं पाया। वो 11 लोग मोक्ष पाने की चाहत में एक भयानक दर्दनाक मौत में मर गए। सिर्फ एक जान बची थी, घर के कुत्ते टॉमी की, जिसे छत पर जंजीर से बांध दिया गया था। वो पूरी रात भौंकता रहा, लेकिन उसकी आवाज़ सुनने संगीत वाला कोई नहीं था। अगले दिन जब लाशें एम्स पहुंची तो डॉक्टर्स हैरान थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की बची कुची शक की गुंजाइश को भी खत्म कर दिया गया था।
रिपोर्ट में आया किसी के शरीर पर संघर्ष के कोई निशान नहीं थे, यानी किसी ने बचने की कोशिश तक नहीं की। किसी को कोई नशीली दवा नहीं दी गई, यानी सब ने होशो हवास में कदम उठाया। सबके पेट में वही रोटियां मिली जो रात को मंगवाई गई थी। पोस्टमार्टम का कारण जो था एंट मोर्टम हैंगिंग, सिर्फ बुजुर्ग नारायणी देवी की मौत फंदे से नहीं हुई थी। वो दूसरे कमरे में बेल्ट से गला घोंटकर मरी थी। शायद वो स्टूल पर चढ़ नहीं सकती थी, इसीलिए ललित या किसी और ने रस्म के तहत उनका गला घोंटा और फिर खुद लटक गए। अब सवाल ये है कि इतना पढ़ा लिखा परिवार ऐसा कैसे कर सकता है। मनोवैज्ञानिक इसे मास हिस्टेरिया या शेयर्ड इल्यूजन कहते हैं। एक परिवार में ललित एक डोमिनेंट व्यक्ति हो गया था। उसने परिवार को दुनिया से काट दिया। डायरी में लिखा था किसी बाहरी व्यक्ति से ज़्यादा बातें नहीं करनी, मोबाइल का इस्तेमाल कम करना है। ये कल्ट बन गया था। जब आप 11 साल तक रोज़ एक ही झूठ सुनते हैं तो वो झूठ आपको सच लगने लगता है। उन बच्चों के लिए खेल जैसा था। लगा कि एक रिहर्सल है, जैसा वो पहले भी करते रहे। उन्हें पता नहीं था कि रिहर्सल लाइफ की आखिरी परफॉर्मेंस संगीत बन जाएगी। बुराड़ी का वो मकान आज भी उसी गली में खड़ा है। अब वहाँ नए लोग रहने आ गए। उन 11 पाइपों को तोड़कर हटा दिया गया है। लेकिन ये केस भारत के इतिहास का ऐसा काला अध्याय है जिसे कभी मिटाया नहीं जा सकता। ये घटना हमें क्या सिखाती है? ये बताती है कि मेंटल हेल्थ पर बात करना कितना संगीत जरूरी है। पड़ोसियों ने कई बार ललित को अजीब हरकत करते हुए देखा था, लेकिन भक्ति समझकर नजरअंदाज कर दिया। अगर किसी ने सवाल उठाया होता या परिवार में से कोई बाहर जाकर लोगों से बात करता तो शायद ये जिंदगियां बच सकती थी।